वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले जो भी वीडियो आ रहे थे आप सभी जानते हैं कि वो चैप्टर के ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब जो वीडियो आ रहे हैं वो आपके कंपटीशन लेवल को एनहांस करने के लिए आ रहे हैं। डैट मीन जब आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्या अप्रोच लगाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। तो आज भी हम कुछ 15-20 क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा हमें थिंक कैसे करना है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए नोटबुक और पेन ले लीजिए, मैं और आप मिल के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ फ्लास्क कंटेनिंग अ लिक्विड एक्स, ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर एक लिक्विड एक्स है, इज हीटेड अंटिल इट्स बॉयल। इसको तब तक हम हीट कर रहे हैं जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो भी चीज हुई है वो ये 4 ऑप्शन में दिया गया है, हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आओ देखते हैं। फर्स्ट है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल इन द लिक्विड एक्स। ये कह रहा है लिक्विड एक्स के पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर हम हीट कर रहे हैं तो एनर्जी तो जाएगी ही इनके पास, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करेंगे। तो पहला वाला सही है। और दूसरा देखो, पार्टिकल लूज द काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है कि पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। बिकॉज हीट दोगे एनर्जी मिलेगी तो इधर उधर और तेजी से मूव करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। लेकिन ये कह रहा है कि लूज करेगा काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा दूसरा गलत है। तीसरा देखो, इवेंचुअली द पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स होल्डिंग देम। ये कह रहा है अचानक पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो फोर्स को ओवरकम कर देंगे, मतलब फोर्स को पीछे छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, गैस बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये लिक्विड है लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट दे दोगे इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तब तो ये गैस बन जा रहा है ना, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो थर्ड वाला भी सही है। और फोर्थ कह रहा है ए एंड बी। तो हमें क्या बताना था, हमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट क्या है, बी वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्या करेक्ट है, गलत बताना था ना हमें। गलत तो यही है, ये कह रहा है कि हीट भी कर रहे हैं लेकिन एनर्जी भी कम हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, एनर्जी तो बढ़ेगी हीट करने पर। अगला सवाल, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। इस बार इन्हें एक फ्लो चार्ट दिया है और क्या कह रहा है कि इसमें एक्स वाई पी क्यू ये सब बताओ। आओ देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले पी पूछा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन बनाता है, सॉलिड बनाता है, लिक्विड बनाता है कि गैस बनाता है। तो आप कहोगे कि सर जब हम गैस को आयोनाइज करते हैं हीट करके तो वो प्लाज्मा बनाता है, ये हमें पता है। तो ये वाई हमें पता चल गया ना क्या होगा, वाई हमें पता चल गया कि वो तो गैस होगा तभी प्लाज्मा बन सकता है। डेट मीन वाई तो पता चल गया गैस है। अब गैस का प्लाज्मा बनाने के लिए क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे ना, आयंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब पी हमारा क्या हो गया, आयोनाइज करना। ओके, अब गैस को लिक्विड पे लाना क्या कहलाता है, सर गैस को लिक्विड पे लाना तो कंडेंसेशन कहलाता है। डेट मीन क्यू हमारा हो गया कंडेंसेशन। नेक्स्ट बात करें तो सर
डायरेक्ट सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो सब्लिमेशन उसे कहते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाता है, डेट मीन एक्स हमारा हो गया सॉलिड। ऐसा ऑप्शन ढूंढो। पी आयोनाइज ये रहा, क्यू कंडेंसेशन ये रहा, एक्स सॉलिड ये रहा, वाई गैस ये रहा। चारों के चारों ऑप्शन मैच हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे भी हमारा आया आंसर नंबर बी। क्लियर है ना? आसान सवाल है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? स्टडी द गिवन हीटिंग कर्व। अच्छा, इस कर्व की स्टडी करो। एक्स सब्सटेंस लिया गया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन स्टडी। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बस देख लो कि जब भी ऐसी स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंट इसे मैं कह सकता हूँ स्लैंटिंग लाइन, तो ये स्लैंटिंग लाइन इंडिकेट करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब भी ऐसी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो समझ जाना वो इंडिकेट कर रहा है चेंज इन स्टेट को। चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड गया होगा, लिक्विड से गैस गया होगा, चेंज इन स्टेट को इंडिकेट करता है। इन दो पॉइंट को बस दिमाग में रखो, बाकी का सवाल अपने आप हो जाएगा। आओ देखो क्या कह रहा है। सब्सटेंस एक्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट पॉइंट 1। पहले इतना देखो, ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 पे कह रहा है कि सब्सटेंस सॉलिड है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे 273 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 से नीचे तो जनरली सब्सटेंस सॉलिड ही मिलते हैं। तो ये वाली बात तो सही है। आगे देखो, इन लिक्विड स्टेट एट पॉइंट 3, ये कह रहा है कि पॉइंट 3 पे लिक्विड है। क्या ये सही कह रहा है? अब खुद सोचो। सर आपने कहा था कि स्लैंटिंग लाइन टेम्परेचर को बता रही है, डेट मीन पहले सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज इन स्टेट को बताएगी। मतलब ये जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो चुका होगा लिक्विड में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज इन स्टेट को बता रही है। फिर आपने कहा था कि स्लैंटिंग लाइन टेम्परेचर को बताती है, मतलब ये तीसरे पॉइंट पे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेट मीन तीसरे पॉइंट पे लिक्विड है। बिल्कुल सही बात है। एंड इन गैसियस स्टेट एट पॉइंट 5, देखो यहाँ सॉलिड था तो इससे क्या बन गया? लिक्विड। फिर देखो ना यहाँ पे चेंज इन स्टेट होगा, तो 5वें पॉइंट पे क्या मिलेगा? गैस ही मिलेगा ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा देखो, QR represent the latent heat of fusion while ST represent the latent heat of vaporization। पहले तो देखो QR का है, ये रहा Q इरेज कर देता हूं जिसको दिख नहीं रहा है। देखो ये रहा Q और ये रहा R। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो Q और R में कैसी लाइन आई? हॉरिजॉन्टल लाइन आई। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टेट हुआ। चेंज इन स्टेट, वो भी कैसा चेंज इन स्टेट? तो सर पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड बन रहा है, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट तो देनी पड़ती है, उस हीट का नाम क्या है? उसी हीट का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलवेज याद कर लो कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उसके लिए जितनी हीट लगेगी उस हीट का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? तो ये तो सही है कि QR लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ST कहाँ है? इसको भी जरा देखते हैं। ST कहाँ है? तो ST हमारा यहाँ S और यहाँ T। अगेन ST पे क्या हो रहा है? सर जी ST पे भी चेंज इन स्टेट हो रहा है। कैसे पता चेंज इन स्टेट हो रहा है? क्योंकि सर आपने अभी अभी तो बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज इन स्टेट को बताती है। वेरी गुड। कैसा चेंज इन स्टेट? तो ये चेंज इन स्टेट ऐसा है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में।
तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट लगेगी। उस हीट का क्या नाम है? उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या नाम है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको जरा दिमाग में रखेंगे। जब भी स्टेट चेंज सॉलिड से लिक्विड का हो रहा होगा तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैस का होता है तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेरी गुड, तो ये भी सही है। आगे देखो, एट क्यू आर मैटर एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। क्यू आर क्या है? यहाँ क्यू और आर। तो अब देखो क्यू और आर में हो क्या रहा है? सर चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट किसका? सर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहां पे सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सॉलिड भी है लिक्विड भी है। तो थर्ड पॉइंट तो सही हुआ ना कि क्यू आर में सॉलिड और लिक्विड दोनों है, और एस टी में लिक्विड और गैस दोनों है। ये भी सही बात है, क्योंकि एस टी में क्या हो रहा है? लिक्विड गैस में जा रहा है, तो दोनों मिलेंगे ना। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहां लिख देते हैं, हमारा आंसर आ गया है डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? आगे देखो, पांचवा सवाल देखो, पेट्रोलियम गैस इज फिल्ड इन गैस सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसके अंदर पेट्रोलियम गैस को फिल्ड किया गया लिक्विड फॉर्म में। ध्यान रखना क्या कह रहा है? लिक्विड फॉर्म में। व्हाट कंडीशन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड? लिक्विफाइड करने की कंडीशन क्या होती है? तो यहाँ पे नोट करेंगे, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। गैसेस तभी लिक्विफाइड होगा, नंबर 1, जब हम लो टेम्परेचर कर दे, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो गैस लिक्विफाइड होगा। नंबर 2, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को हाई कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें। क्यों? क्या होगा कि जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तभी तो लिक्विड बनेंगे। तो ये दो कंडीशन होती है। आओ मैच करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। पहला ही मैच कर गया, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। दूसरा नहीं मैच किया, तीसरा हाई लो नहीं मैच किया, तीसरा लो लो नहीं मैच किया। तो भैया पहला आंसर आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो क्या कह रहा है, रीड द गिवन पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, डैश इज द हाईएस्ट इन सॉलिड। ये कह रहा है कि सॉलिड में ये ज्यादा होता है, नंबर 1। तो सॉलिड में क्या ज्यादा होता है? फ्लूइडिटी तो ज़्यादा होती नहीं है, हाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है और रिजिडिटी ज़्यादा होती है। मतलब ऑप्शन बी सी डी में से कोई होगा। और देखो, सेकंड इज हाईएस्ट इन गैस। गैस में सेकंड हाईएस्ट है, तो गैस में डेंसिटी तो हाईएस्ट होती नहीं है, फ्लूइडिटी हाईएस्ट होती है और कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। अभी भी ऑप्शन बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है। गैसेस एंड लिक्विड बोथ आर हाई डैश। क्या है? लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी तो हाई होती नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। लिक्विड गैस रिजिड नहीं होते, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। लिक्विड और गैस दोनों में डेंसिटी हाई हो नहीं होती, तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। हाँ, लिक्विड और गैस फ्लूइडिटी दिखाते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी, वो तो होती ही है ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें सारे टिक लगे। आसान था ना? चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट वाला बताना है, ध्यान रखना। आओ, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए स्टेट। ये कह रहा है कि जब स्टेट चेंज होता है उस समय टेम्परेचर भी चेंज होता है। एक बात बताओ, आप लोगों को पढ़ाया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, तो वो तो फिक्स हो गया ना। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आप तो 0 बताओगे, लेकिन वहां तो स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर भी तो चेंज होना चाहिए। पर हम तो कहते हैं कि फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस,
इसका मतलब स्टेट चेंज करने पर टेम्परेचर नहीं बदलता। पहला ऑप्शन गलत हो गया, समझ रहे हो। जैसे आपको कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप कहोगे सर ये तो आसान है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में जा रहा है तो स्टेट तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन क्या टेम्परेचर बदला? टेम्परेचर तो हम अभी भी कह रहे हैं 100 ही है, तो नहीं बदला ना, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, ड्राई आइस गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये यहाँ याद करना है कि ड्राई आइस क्या होता है। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 या हम कहते हैं सॉलिडिफाइड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर यूट्यूब पे दिखाते हैं कि ड्राई आइस को पानी में डाला, अचानक से बहुत सारी गैस निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? क्योंकि ड्राई आइस एक सब्लिमेशन करता है। सब्लिमेशन करने का मतलब क्या हो गया कि वो सॉलिड से सीधा गैस में जाएगा। ये भी तो वही कह रहा है कि ड्राई आइस सीधा सॉलिड से गैस में जाता है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन सही है। और तीसरा देखो, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जरा इमेजिन करो कि सर ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसके बीच का फोर्स कम होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस जाना, यही होता है। अब जिसका फोर्स कम है उसको तो जल्दी से गैस में जाना चाहिए था, है ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वो जल्दी से गैस में नहीं जाएगा। जल्दी से गैस में ना जाने का कारण क्या है? कि उसके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों का फोर्स कम होता है। गलत कह रहा है, इसीलिए तीसरा गलत। समझ रहे हो? अरे भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट ही ज़्यादा है, वो जल्दी गैस में जा ही नहीं रहा है, मतलब दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा है। समझ रहे हो? अगला देखो, latent heat of vaporization is generally higher than that of latent heat of fusion। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया पहले हीट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड ही जाएगा ना, तो पहले फ्यूजन वाली हीट आती है, और ज़्यादा हीट करते हैं तब जाके वेपोराइजेशन वाली हीट आती है ना। तो वेपोराइजेशन वाली हीट फ्यूजन वाले हीट से ज़्यादा है, तो ये सही है। तो सही एक हमारा दूसरा था, एक चौथा था। तो सेकंड और फोर्थ का है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखो क्या कह रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला सवाल है। आओ देखो, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पीसीज ऑफ ड्राई आइस ग्रेजुअली गेट स्मॉलर व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। ड्राई आइस के छोटे छोटे पीस अचानक से और छोटे लगने होते जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल होंगे, अभी अभी जस्ट पड़ा सब्लिमेशन करेंगे तो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मुझे। स्टेटमेंट 2 देखो, ड्राई आइस अंडरगो सब्लिमेशन। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं ड्राई आइस का सब्लिमेशन हो जाएगा, ये भी सही बात है। तो पहले ने कहा कि वो धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे, दूसरे ने कहा कि सब्लिमेशन करेंगे, तो ये तो सही एक्सप्लेनेशन है ना कि वो छोटे इसलिए हुए क्योंकि उनका सब्लिमेशन हो गया। तो इसका आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान था ये भी। अगला देखो, मैच करना है, ये तो सबसे आसान है। हॉट टी पोर्ड इनटू इन सॉसर गेट कूल्ड सॉरी, ये कह रहा है गरम चाय जो सॉसर प्याले में लेते हैं उसमें जल्दी ठंडी होती है चाय जिसमें प्याले से पीते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा पानी उतना इवेपोरेट होगा चाय में से, और जितना पानी इवेपोरेट होगा वो चाय की हीट को लेके जाएगा, इसीलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो सॉसर में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। देखो यहाँ बात हो रही है सरफेस एरिया की, डेट मीन पी का आएगा 4। क्लियर है? दूसरा देखो,
वी फील मोर कोल्ड आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ देन अ कोल्ड वाटर बाथ। ये कह रहे हैं कि गर्म पानी से नहाने के बाद हमें ज़्यादा ठंडी फील होती है एज कंपेयर टू ठंडे पानी से नहाने के बाद। नहाने के बाद की बात कर रहा है, नहाते समय की नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि गर्म पानी से नहाया तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया तो इवेपोरेशन होगा तो हमारी बॉडी की हीट जाएगी तो हमें ठंडा लगेगा। तो इसका मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेट मीन क्यू का आएगा फर्स्ट। क्लियर है? आगे देखो, वाटर रिमेन्स कूल इन अर्थन पिक्चर ड्यूरिंग हॉट डे। गर्म मौसम में ये कह रहा है गर्मी के दिनों में मटके में पानी और ज़्यादा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में लेस ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर में पानी की नमी कम होती है, और लेस ह्यूमिडिटी मोर इवेपोरेशन। तो ये देखो ये आएगा कि अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, डेट मीन आर का सेकंड हो गया। लास्ट देखो, वी फील कंफर्टेबल अंडर अ मूविंग फैन। गर्मी के दिनों में बहती ये पंखे के नीचे हमें ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भैया मोर विंड स्पीड, ज़्यादा हवा चली तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो देखो ये रहा, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो एस का क्या आएगा? एस का थर्ड आएगा। तो इसका मतलब कौन सा है, मैच कर लो, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ गया सी। आसान था ना ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस बार ध्यान रखना, इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला क्या कह रहा है, रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड बीइंग हीटेड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आपने देखा है जब हम पानी को उबालते हैं तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बहुत सारे बबल्स, या चाय बनते हुए देखो ऊपर बबल्स आते हैं, फूटते हैं, उड़ जाते हैं। अब बबल्स बनते हैं, फूटते हैं, उड़ जाते हैं। ये कह रहा है बबल्स का तेजी से बनना और टूटना हीट करने पर इवेपोरेशन कहलाता है। पर सर वो तो बॉइलिंग होती है, क्योंकि बबल्स जब बनते हैं अचानक से रैपिड, वो तो तब बनते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट आ चुका होता है। पर ये तो इवेपोरेशन कह रहा है, इसका मतलब गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया। बबल्स बॉइलिंग पॉइंट पे बनते हैं और टूटते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बिल्कुल सही बात है, दो सब्सटेंस का आपस में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ये दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, पेट्रोल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल जल्दी उड़ रहा है क्योंकि उसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स कम है और वाटर में ज़्यादा है। इसने कह दिया कि पेट्रोल पहले उड़ गया वाटर से, क्योंकि वाटर के अंदर जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वाटर नहीं उड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो तीसरा सही है। चौथा देखो, आइसक्रीम फील्स कोल्डर देन आइस कोल्ड वाटर बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कह रहा है आइसक्रीम हमें ज़्यादा ठंडी लगती है एज कंपेयर टू बर्फ के ठंडा पानी से, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही बात है, किसी को भी सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा। तो क्योंकि बर्फ के पानी में ये फ्यूजन वाली हीट चली गई है, तो उसके कंपेयर में ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा? आइसक्रीम। तो मतलब हमारा ये भी सही है। इसने इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट सिर्फ पहला है, डेट मीन ऑप्शन नंबर बी आएगा, आंसर बी इज करेक्ट। आसान है, ये मैं जानता हूँ इसमें फंसे होगे, याद कर लो। ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वो बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, इवेपोरेशन तो कभी भी हो सकता है, समझ रहे हो, ध्यान रखो। अगला सवाल, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस P are -220 डिग्री सेल्सियस एंड -85 डिग्री सेल्सियस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ टेम्परेचर P एग्जिस्ट एज ए लिक्विड।
ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये कह रहा है कि किस रेंज में लिक्विड मिलेगा। अब एक बार इसको कंपेयर करो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है, FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और BP बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब लिक्विड स्टेट में मिलेगा 0 से ज़्यादा टेम्परेचर पे और 100 से कम टेम्परेचर पे। यही थी। अब इसका देखो, एक सब्सटेंस है P जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है -220 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट है -85 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड इन दोनों के बीच के टेम्परेचर में लिक्विड मिलेगा ना। मतलब वो टेम्परेचर कैसा होगा, वो टेम्परेचर -220 से तो बड़ा होगा, लेकिन -85 से, एक मिनट, हाँ, -220 से छोटा होगा। क्यों? नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतना बड़ा माना जाता है। तो अब -220 से छोटा देखना है। -220 से छोटा कहाँ है? हाँ, ये तो है -220 से छोटा, -210, लेकिन हमें -185 से बड़ा देखना है। बड़ा मतलब क्यों? क्योंकि 185 से ऊपर जितना भी जाओगे वो अल्टीमेटली कम ही तो होगा। अब खुद सोचो, -175 क्या इन दोनों के बीच आएगा? दिमाग लगाओ और सोचो कि -175 इन दोनों के बीच आएगा? अरे भैया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? -220, -210, -200, उसके बाद 190, 180, 170, 175, 185, सॉरी उल्टा, 190, 180, 185 तक ही जाएगा ना। 70 वाली लाइन में तो आएगा ही नहीं इन दोनों के बीच में। डेट मीन पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, क्या -190 इन दोनों के बीच आएगा? हाँ सर, -190 आएगा। क्यों? इससे नीचे जाएंगे तो -220 से -210, -200, -190 आएगा। पर क्या -225 आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि रेंज तो 20 से स्टार्ट हो रही है, ये 25 कह रहा है, इसलिए गलत हो गया। समझ रहे हो? हाँ, बस एक चीज ध्यान रखो कि इनमें से कौन सी दोनों की दोनों इसके बीच में आएंगे। तीसरा देखो, क्या -200 आएगा? आ सकता है -200, यहाँ से डिक्रीज जाएंगे। क्या -160 आएगा? नहीं सर, बॉइलिंग पॉइंट से आगे जाना ही नहीं है। तीसरा गलत, क्योंकि -60 तो इससे बड़ा हो गया ना, हमें तो बीच में देखना है। तीसरा गलत। क्या -195 इनके बीच आएगा? हाँ सर आएगा। क्या -215 आएगा? आ सकता है, क्योंकि 220 से 5 कम जाएंगे तो -215, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को पेन से जब चेक करोगे ना कि क्या दोनों वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, बहुत इजीली समझ आएगा। समझ रहे? हमें बस बीच का देखना था, कुछ भी नहीं है। माइनस प्लस में तुम कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान है ये। चलो तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आ गया आंसर नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज अ मेल्टिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ X क्वेश्चन ने दिया है -33 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 66 डिग्री सेल्सियस। और BP से लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X जो है वो 66 डिग्री सेल्सियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सब्सटेंस? सच वाला ट्रू बताना है। ये कह रहा है एट -100 डिग्री सेल्सियस X एग्जिस्ट इन सॉलिड। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट -33 है, और -33 से और पीछे जाओ तो सॉलिड ही मिलेगा ना। जैसे 0 था, 0 पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, 0 से और नीचे माइनस में जाओगे तो सॉलिड ही तो मिलता है। इसका मतलब पहला सही है, -100 पे सॉलिड मिलेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस X एग्जिस्ट इन लिक्विड।
ये कह रहा है -33 पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, मतलब वो तो -33 पे ही लिक्विड बन गया। अब तुम बढ़ा के टेम्परेचर 0 तक ले आओ तो भी लिक्विड रहेगा, सही बात है। तीसरा 90 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस पे मिलेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री 66 है, तो वो तो 66 पे ही गैस बन जाएगा, तो 90 पे तो मिलना ही मिलना है। तीसरा भी सही है, डेट्स वाई हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आ गया आंसर नंबर डी। बहुत आसान है, देख रहे हो वो आपको ना माइनस प्लस में उलझा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल देखो, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। क्या है, अच्छा पानी था, पानी के अंदर नमक डाल दिया तो नमक ये नीचे बैठ चुका है, फिर हमने स्टीर कर दिया, घुमा दिया तो नमक और वाटर चारों तरफ मिक्स हो गए। ओके, द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चला हमें, नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो पूरा एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ना हो। अगर शुगर में छोटे छोटे पार्टिकल ना होते तो ये पूरी जगह ऐसे ऐसे देखो फैल कैसे जाता, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस तो नहीं है, वो तो पार्टिकल नेचर का है। दूसरा देखो, मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, तभी तो फैल गया पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, वाटर के बीच में जो भी स्पेस था वहां चला गया सॉल्ट। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर है? चलो आगे देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स PQRS लेफ्ट इन द टेबल विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वेरी लार्ज कह सकते हो। वेरी लार्ज तो यहाँ है, ठीक है, आओ देखते हैं। इंटर मोलिकुलर फोर्स, तो सॉलिड में तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है और लिक्विड में वीक और गैस में वेरी वीक। स्ट्रॉन्ग यहाँ भी था, स्ट्रॉन्ग यहाँ भी, स्ट्रॉन्ग यहाँ भी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी गैस में तो होती नहीं है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, और इसमें थोड़ी सी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा, तो नेग्लिजिबल यहाँ है। उसके बाद डिफ्यूज़न, तो सॉलिड डिफ्यूज़न करते नहीं है और इसकी गैस से तो कम ही डिफ्यूज़न होता है ना, लो डिफ्यूज़न, लेस, स्लोवर, तो ये स्लोवर दो जगह है। चारों टिक फर्स्ट ऑप्शन में आए हैं, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट, तो इसका आंसर ए आ गया। आसान था यार, ये तो बहुत आसान सवाल है। अगला देखो, अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट 3 सब्सटेंसेस इज गिवन। ओके, 3 सब्सटेंस है PQR जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया है, बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दिस सब्सटेंस। हमें ना गलत, जो इन चारों में से ये बात इनके लिए गलत है वो बतानी। एट रूम टेम्परेचर P हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। ये कह रहा है रूम टेम्परेचर पे P का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। मतलब कहना चाहता है कि एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे P को लिक्विड कहना चाहता है, क्योंकि लिक्विड ही ऐसा है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। चेक करो सही है क्या। तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो भैया 23 पे मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 23 पे ही ये लिक्विड बन जाएगा, तो 27 पे तो लिक्विड होगा ही होगा। तो पहला सही है। दूसरा देखो, एट रूम टेम्परेचर सब्सटेंस Q विल हैव मैक्सिमम स्पेस। ये कह रहा है दूसरा कि एट रूम टेम्परेचर सब्सटेंस Q के पास मैक्सिमम स्पेस होगा, मतलब वो गैस होगा। तो आओ देखो, Q तो गैस 20 पे ही बन चुका है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 है और रूम टेम्परेचर होता है 27, तो 27 पे तो ऑब्वियसली वो गैस में मिलेगा। दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, एट रूम टेम्परेचर R विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरपार्टिकल फोर्स। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट कि एट रूम टेम्परेचर किसमें, R में सबसे ज़्यादा फोर्स है, डेट मीन R सॉलिड है। तो आप देखो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और ये तो लिक्विड 65 पे बनेगा,
तो 27 पे तो सॉलिड ही रहेगा, तीनों ही तीनों सही है। हमसे गलत पूछा है, गलत तो कोई नहीं निकला, इसीलिए आ जाएगा आंसर नंबर डी, नन ऑफ दिस, कि कोई गलत नहीं है इसमें। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो? अगला सवाल देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम गैसेज आर गिवन। कुछ गैस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ गिवन है। द गैसेज दैट आर इन लिक्विड स्टेट एट -200। ओके, इनमें से कौन सी -200 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में मिलेगा? ओके, एक एक करके देखते हैं। क्या हीलियम मिलेगा? तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है -269। अब लिक्विड में मिलने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होना चाहिए ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तभी लिक्विड होगा। कम होने का मतलब क्या है? -269 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा होगा वही कम होता है ना। तो -200 क्या -269 से कम है? नहीं सर, ये तो ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हीलियम नहीं है। मीथेन देखो, क्या -160 से कम वैल्यू है -200? हाँ सर, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये कम वैल्यू है, तो मीथेन लिक्विड में मिलेगा। क्या -246 से कम वैल्यू है -200? नहीं सर, इन दोनों में तो ये ज्यादा हो गया, मतलब ये भी नहीं मिलेगा लिक्विड में। -183 और -200 में ज्यादा बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा है, तो लिक्विड में मिलेगा। जीनॉन, क्या -108 से ये छोटा है? हाँ सर छोटा है, इसका मतलब ये भी लिक्विड में मिलेगा। तो लिक्विड में मीथेन ऑक्सीजन जीनोन, मीथेन ऑक्सीजन जीनोन, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर ए इज करेक्ट। कुछ नहीं करना, आप क्या करना, देखो बहुत सिंपल है। आप करोगे क्या, इधर लिख दो, हाँ इधर लिख दो -200 -200 -200 -200 -200। जिसमें -200 छोटी वैल्यू है वो लिक्विड में रहेगा। तो इसमें -200 बड़ी वैल्यू है, इसमें छोटी है, इसमें बड़ी, इसमें छोटी, इसमें छोटी। तो छोटी कहाँ आई? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कम टेम्परेचर में लिक्विड होता है ना, ज़्यादा में थोड़ी होता है, इसीलिए मीथेन ऑक्सीजन जीनो। आसान था, माइनस प्लस में मत उलझ जाना, बार बार कह रहा हूँ। अगला सवाल, ओके, नाउ हम एंटर कर चुके हैं अचीवर सेक्शन में। कहा जाता है कि अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। लेट्स सी हाउ मच दे आर हार्ड। हॉट क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। ओके, ये एक फिगर है, इस फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला, प्रोसेसेस 1 2 3 आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट देनी पड़ रही है। आओ चेक करते हैं। 1, आइस से वाटर जाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है। 2, वाटर से वाटर वेपर जाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है। 3, आइस से डायरेक्ट गैस जाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, वाटर, एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही, ये तो सही है। वाइल प्रोसेसेस 4 5 6 आर एक्सोथर्मिक, मतलब हीट निकलेगी। 4 कहाँ है? ये रहा। वाटर से आइस आने में टेम्परेचर कम होगा, एक्सोथर्मिक। उसके बाद 5वां, वाटर वेपर से वाटर आने में कंडेंस करना, लो टेम्परेचर, अगेन हीट बाहर निकलेगी। वाटर से आइस जाने के लिए हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, water vapor formed during processes second when come in contact with skin give 22.59 into 10 की पावर 5 जूल पर kg more heat than water vapor। boiling water, मैं बताता हूँ क्या है ये, सुनो। latent heat of vaporization जानते हो? latent heat of vaporization, हाँ सर, अभी अभी आपने बताया कि लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए जो हीट लगती है
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसी का नाम होता है सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड मान लेते हैं वाटर, गैस मान लेते हैं वाटर वेपर, तो इसका मतलब है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लेटेंट हीट ऑफ वेपोर। अब ये होता कितना है, तो ये होता है 80 कैलोरी, सॉरी वेपोराइजेशन है ना, वेपोराइजेशन है, तो वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी, पर सर यहाँ तो यूनिट जूल में दी है और ग्राम की जगह केजी है। टेंशन मत लो, आओ देखो, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। मतलब इस कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 540 इंटू 4.18 कर दिया। अब डिवाइड में ग्राम है, ग्राम को करना है कन्वर्ट किलोग्राम में, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी होंगे। मतलब 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब मैं 1/1000 से डिवाइड करूंगा, 1/1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 1000 ऊपर ही चला जाएगा कि नहीं, बोलो चला गया कि नहीं, बोलो। अब इसको जब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.59 इंटू 10 की पावर जूल पर के। मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मुझे मालूम है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहे हैं लेटेंट हीट फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 मतलब सॉलिड से लिक्विड, इतना। इसके लिए आप क्या करोगे, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा। कितना होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको भी जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से और साथ में 1000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा यही वाला। समझ रहे हो, तो तीसरा भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसने गलत पूछा है, गलत तो कुछ मिला नहीं, तो हमारा सही आंसर नंबर डी। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर डी आ गया कि कोई भी गलत नहीं है। समझ रहे हो, सॉल्व कर लेना इस चीज को, ठीक है। आगे देखो, द गिवन apparatus is used to study the diffusion of a number of gases at the same temperature and pressure. ओके, ये कह रहे हैं यहाँ गैस है, यहाँ वैक्यूम खाली जगह है, और ये जो है ये पोरस है, मतलब छेद है। डेट मीन यहाँ से गैस इधर जाएगी। क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड। इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो सेम स्पीड से जाएगी। तो इसमें याद रखना है कि डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। किसके, मोलर मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेट मीन मास पे डिपेंड कर रहा है डिफ्यूजन। अब अगर आप चाहते हो कि वो सेम स्पीड से जाए तो दोनों के दोनों का मास सेम होना जरूरी है। आओ देखते हैं। पहला कह रहा है ए NH3 एंड H2। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो टोटल मास आया इसका 17। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का 2, टोटल मास आया 2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता। सेकंड देखो, बी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, इसका मास 28। यहाँ देखो, एक सल्फर का मास 32,
एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 का 32, 32 और 32 हो गया 64। ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, अभी अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाला, कितना आया था 28। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का 28। देखो दोनों के दोनों का मोलर मास सेम आ रहा है, डेट मीन तीसरा सेम स्पीड से डिफ्यूजन करेगा। चौथा भी चेक कर लो, आओ डी, NH3 एंड N2, अभी अभी हमने निकाला NH3 का कितना होता है 17, N2 का कितना होता है 28। ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, बराबर तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन सी में आया, इसीलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो, आसान था। अगला देखो, अगला है डायग्राम W, X एंड Y शो द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर पैक्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो यहाँ पे दूर दूर है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस को। इसमें पार्टिकल एकदम चिपके हुए, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को। इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को कर रहा है। अब देखो, द गिवन ग्राफ शो द टेम्परेचर चेंज विच ऑकर ऑन वार्मिंग द सब्सटेंस। सब्सटेंस को गर्म करने पे ये टेम्परेचर चेंज ऐसा आया। इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ वुड ऑल द पार्टिकल्स बी पैक्ड एज वाई। ये कह रहा है 4 रीजन है, 1 2 3 4, किस रीजन में पार्टिकल्स इस वाई के तरह होंगे, मतलब कि लिक्विड होंगे। तो आप खुद देखो, शुरू में सॉलिड रहा, फिर स्टेट चेंज किया तो लिक्विड बना, फिर स्टेट चेंज किया तो गैस बना। तो लिक्विड कहाँ रहा, थर्ड रीजन में लिक्विड रहा ना, क्योंकि यहाँ सॉलिड था, फिर स्टेट चेंज हुआ, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लिक्विड थर्ड रीजन में है, तो थर्ड रीजन में ऐसी पैकिंग दिखेगी। समझ पा रहे हो, इसको दोबारा देखो जिसको नहीं समझ आया। क्या होता है कि शुरू में लिया गया है सॉलिड, क्या लिया गया है, सॉलिड। अभी अभी पढ़ाया था स्लैंटिंग लाइन टेम्परेचर को बढ़ाती है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो अब ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये किसका बढ़ रहा है, लिक्विड का बढ़ रहा है ना। और इसने पूछा था लिक्विड कहाँ दिखेगा, थर्ड में दिखेगा। समझ पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। आगे देखो, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। बहुत आसान है, एक एक करके देखते हैं। क्यू, वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस जाना वेपोराइजेशन, सही है, सही है। एस, लिक्विफिएशन, लिक्विड से सॉलिड आना लिक्विफिएशन नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, पी, मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड जाना मेल्टिंग, सही है। क्यू, कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस जाना कंडेंसेशन तो होता ही नहीं है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखो, एस, सब्लिमेशन, लिक्विड से सॉलिड जाने को सब्लिमेशन तो कहते नहीं है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखो, पी, फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड जाना फ्यूजन, सही है। आर, कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड आना कंडेंसेशन, सही है। टी, सब्लिमेशन, तो सॉलिड से सीधा गैस जाना सब्लिमेशन, सही है। तीनों के तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल था, आंसर इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ओके, फिर ग्राफ वाला ही सवाल आ गया, मैं बता चुका हूं क्या कह रहा है। द ग्राफ शो द चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम व्हेन आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। ओके, बर्फ लिया गया है -20 डिग्री सेल्सियस पे और उसको हीट किया गया है 120 डिग्री सेल्सियस तक। विच एंट्री इन द ऑप्शन शो द करेक्ट चेंज, चारों में से कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है। तो P2 Q जाने पे एवरेज एनर्जी सेम रहेगी, देख लेते हैं। P से Q जाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ये कह रहा है एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पहला गलत। समझ रहे हो। दूसरा देखो, Q2R आइस मेल्टिंग, Q2R आइस मेल्टिंग,
हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज इन स्टेट को बताती है। पहले बर्फ था तो वो यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, दूसरा वाला सही है, सही है। R2S वॉल्यूम ऑफ स्टीम इंक्रीज, R2S। अब यहाँ पे वाटर बन गया है तो वाटर से यहाँ तक क्या है, वाटर ही तो है, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन तो इंक्रीज इन टेम्परेचर को बताती है, ये बात कर रहा है स्टीम की R2S में, गलत हो गया। T2U में वाटर बॉइलिंग, अब यहाँ S से T जाने पे क्या होगा, वाटर कन्वर्ट हो चुका होगा वाटर वेपर में, तो T से U जाने में क्या होगा, T से U जाने में तो सर वाटर वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पर ये तो वाटर वेपर कह ही नहीं रहा, वाटर कह रहा है, गलत कह रहा है। सही एक बी ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर है? नेक्स्ट देखो। ओके, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो भी देखा, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिए। ये चैप्टर आपको मैंने हमें जितने भी क्वेश्चन कराए आपने ध्यान दिया होगा तो माइनस प्लस में उलझा रहा है, वरना बहुत आसान चैप्टर है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसी और वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।